गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सामाजिक विज्ञान के इस क्लास में हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अपना लोकतंत्र वाला जो पोर्शन था वो पूरा हो चुका था। अपने अर्थशास्त्र में ये नया चैप्टर शुरू किया है, आर्थिक अवधारणाएं एवं योग। पिछली क्लास में हमने आपको आर्थिक अवधारणाओं के बारे में समझाया था और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। जितनी भी गतिविधियां होती हैं, आर्थिक क्षेत्र की जितनी भी गतिविधियां होती है, उन सब गतिविधियों को कुछ क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था, तो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय क्या होती है कि सभी क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादन अंतिम मूल्य अब सभी क्षेत्र, सभी क्षेत्र। पिछली क्लास में भी हमने आपको कहा था कि इन क्षेत्रों के बारे में अगली क्लास में आपको विस्तार से बताएंगे। तो आज की क्लास में हमें इन अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, जिनसे हमको उत्पादन मिलता है, उस उत्पादन का जो अंतिम मूल्य जो राष्ट्रीय आय कहलाता है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो बच्चों, जितनी भी गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियां, जितनी भी आर्थिक क्षेत्र की गतिविधियां, उन सब गतिविधियों को तीन भागों में बांटा जाता है। इसलिए अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में, आपके घरों में भी। जीविका उपार्जन के प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य जरूर करता है। आपके घर में आपके मम्मी पापा भी कुछ ना कुछ कार्य करते होंगे जीविका उपार्जन के लिए। यानी जीविका उपार्जन के लिए जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी कार्य किया जाता है, उस कार्य को पूर्ण रूप में कार्य की प्रकृति की दृष्टि से उसको हम अलग अलग भागों में बांटते। जैसे कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं जो सीधा प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, या उनमें जो उत्पादन होता है वो सीधा हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। जैसे कृषि कार्य हुआ, पशुपालन हुआ, ये कार्य ऐसे होते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा अन्य उत्पादों में बदल दिया जाता है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें किसी चीज का उत्पादन नहीं होता, उसमें सिर्फ सेवाओं का उत्पादन होता है, यानी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उसमें भी अंतिम सोर्स तो है, इनकम तो उसमें भी होती है। यानी जीविका उपार्जन के लिए कुछ ना कुछ कार्य हमारे द्वारा निश्चित रूप से किया जाता है। ये जितनी भी गतिविधियां होती है, जीविका उपार्जन की गई गतिविधियों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है और
इन्हीं भागों को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है। यानी जीविका उपार्जन की जो भी गतिविधियां की गई, उन गतिविधियों को विभिन्न भागों में या विभिन्न समूह में अपन वर्गीकृत कर देते हैं। और जो यही भाग है या यही समूह है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहलाते हैं। जनरली बात करें अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों, कितने क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के? अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं। आज की क्लास में अपन इन्हीं तीनों क्षेत्रों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, उसके बारे में बात करते हैं। जो अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं उसकी बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इन्हीं तीन क्षेत्रों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राथमिक क्षेत्र। क्या है प्राथमिक क्षेत्र? कौन कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत? तो प्राथमिक क्षेत्र में उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध सीधा प्रकृति से, यानी जो भी उत्पादन होता है वो प्रकृति से प्राप्त होता है। प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन प्रकृति से उत्पादन प्राप्त होता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप में, यानी यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है उन प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप में काम में लिया जाता है उन आर्थिक गतिविधियों में। प्राकृतिक संसाधनों की प्रत्यक्ष रूप में इस्तेमाल करने की अनेक गतिविधियां होती है। जैसे मैंने आपको बताया कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में पहले उदाहरण लेते हैं कपास। फसल है, कपास का पौधा, कपास की फसल आपने देखा होगा कि जो कपास है पूरी तरह से मौसमी फसल, ठीक है। अरे इसको उगाने के लिए, कपास की खेती करने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये जितनी भी चीजें हैं, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, इन सब जो प्राकृतिक चीज है वो पानी, वर्षा का पानी, तो वो सारी चीजें इसमें आवश्यकता पड़ती है कपास की फसल को उत्पादन करने की। यदि कपास की फसल का उत्पादन करेंगे तो उसके लिए इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अतः अपन कह सकते हैं कपास एक प्राकृतिक उत्पादन, ठीक है, प्राकृतिक उत्पादन कपास। इसी तरह से अगर अपन और बात करें तो कोई सा उदाहरण जैसे गन्ना है, यदि प्राकृतिक रूप से। कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में अगर अपन बात करें तो कृषि के अलावा जैसे अपन बात करते हैं पशुपालन या डेयरी उद्योग की,
ठीक है। इसमें जो उत्पादन हो रहा है पशुपालन में, जैसे उत्पादन हो रहा है डेयरी उद्योग है या मधुमक्खी पालन है, या मत्स्य पालन है, ये सीधा प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं। इनमें जो उत्पादन होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है। जैसे पशुपालन दूध वगैरह के लिए जिससे दूध वगैरह मिलता है, मुर्गी पालन है अंडे वगैरह प्राप्त करने के लिए, या मांस वगैरह प्राप्त करने के लिए, मछली के लिए, ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें क्या है? ये सब प्राकृतिक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, क्योंकि प्रकृति से सीधे जुड़ी हुई होने के कारण ये प्राथमिक क्षेत्र। यानी यहाँ पे अपन पूरी तरह से इसको प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रकृति के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, और प्राकृतिक चीजों के द्वारा, यानी प्राकृतिक रूप से जो कृषि क्षेत्र है, जैसे कहीं ना कहीं को देखें कि कृषि क्षेत्र पर भी आता है, इसलिए इसको प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। या तो कृषि क्षेत्र भी कह देते हैं, तो कृषि पर आता है। अब पशुपालन वगैरह भी कहीं ना कहीं इनका जो बेस रहता है वो खेती पे ही रहता है, तो कृषि पर आता है, इसलिए तो कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बच्चों को बात करते हैं दूसरे द्वितीय क्षेत्र। अभी अपने जब प्राकृतिक प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, तो जिसमें हमने जो भी कृषि से या डायरेक्ट प्रकृति से जो हमको उत्पादन हुआ, उस उत्पादन को विनिर्माण के द्वारा किसी अन्य उत्पादन में तब्दील करना, अन्य उत्पादन में बदलना, वो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत आता है। और बदलने की जो गतिविधियों का जो स्थान होता है, या तो फैक्ट्रियां होती है, कल कारखाने होते हैं, कार्यशालाएं होती है, या कुटीर उद्योग के रूप में घरों में भी इस तरह की गतिविधियां संचालित की जाए। यानी विनिर्माण के उद्योग के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र, यानी ये किसी प्रकार जो भी प्राथमिक क्षेत्र जो प्रकृति से प्राप्त उत्पाद है, उन उत्पादों को अन्य उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया ये कहना है। उदाहरण के रूप में आपको समझा है, जैसे कपास का एक उदाहरण लिया था, ठीक है। तो कपास कौन से क्षेत्र का उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक है। और कपास को विनिर्माण के द्वारा, यहाँ पे विनिर्माण के द्वारा कपास से हमने फैक्ट्रियों में धागे बना लिए या उससे कपड़ा बना। अब इस धागे और कपड़ा कहाँ बना? ये फैक्ट्रियों में बना, इसके द्वारा विनिर्माण के द्वारा। तो कपास प्राथमिक क्षेत्र का, कपास से जो बुनकर हमने धागे या कपड़ा बनाया, वो कौन से क्षेत्र का उदाहरण होता है? वो द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण, यानी वो द्वितीय क्षेत्र। तो इसमें अपन और भी शामिल कर सकते हैं, जैसे गन्ना, वही गन्ने से विनिर्माण द्वारा हमने चीनी या गुड़ बना लिया, ठीक है। और भी इसमें उदाहरण ले सकते हैं अपन, जैसे गेहूं था, गेहूं से अगर अपन आटा बना रहे हैं या बिस्किट बना रहे हैं, वो भी कौन से क्षेत्र में आएगा? ये भी द्वितीय क्षेत्र का ही उदाहरण है। और इसका खेती के अलावा भी अगर हम बात करें, जैसे मिट्टी है, ये मिट्टी भी क्या है? प्राकृतिक क्षेत्र है, प्राकृतिक क्षेत्र का उदाहरण। विनिर्माण के द्वारा इससे अपन ईंटें बना सकते हैं, ठीक है, या ईंटों से आगे भवन या इमारतें बना सकते हैं। यानी जब गन्ना, मिट्टी
गेहूं, कपास, ये सब क्या है प्राथमिक क्षेत्र के। इनसे भी निर्माण के द्वारा कपास से हमने धागे बनाए, कपड़ा बनाया, गन्ने से हमने चीनी या गुड़ बनाया, गेहूं से हमने आटा बनाया, आटे से बिस्कुट बनाया, मिट्टी से हमने ईंटें बनाई, ईंटों से हमने अपने भवन बनाई, इमारतें बनाई। तो ये सब क्या किस चीज में आ गए, द्वितीयक क्षेत्र में आए। इसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। ये द्वितीयक क्षेत्र, अगर इस द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो पूरी तरह से पहले आपने विनिर्माण किया। अब विनिर्माण कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है, कल कारखानों में होता है, कार्यशालाओं में होता है, या घरों में होता है, उद्योगों में होता है। इसलिए इस क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों इसके आगे तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो जैसे कि अभी हमने पिछले दो क्षेत्र पढ़े थे, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के जो भी उत्पादक थे, जो प्रकृति से प्राप्त होते थे, जैसे गेहूं, कपास, चूड़ी। अब इन गेहूं, कपास, गेहूं से बने अगर आटा बनाना है, कपास से कपड़ा बनाना है, तो इन प्राकृतिक उत्पादों को खेतों से उठाकर फैक्ट्रियों तक के ले जाना। अब वो कहीं भी जाएगी, जाहिर सी बात है कोई ना कोई परिवहन के साधनों का वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, और उन परिवहन के साधनों के द्वारा हमने प्राकृतिक क्षेत्र, यानी यहाँ पे हम बात करते हैं, इससे समझाता हूँ आपको कि प्राथमिक क्षेत्र और ये द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन जो भी कृषि उत्पादन था, आपने कपास का उदाहरण ले लिया, या कपास या गेहूं कुछ भी उदाहरण ले लिया, इससे कपास से अपने को कपड़ा बनाना है और या गेहूं से आटा पीसना है, तो उसको आपको उद्योगों में ले जाना पड़ेगा, औद्योगिक क्षेत्र में ले जाना पड़ेगा, कारखानों या फैक्ट्रियों में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां जाके इससे कपास से तो कपड़ा बन जाएगा और गेहूं से आटा बन जाएगा। लेकिन ये यहाँ फैक्ट्रियां, जो प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन का होगा फैक्ट्रियों में जाएंगे। ठीक है, अब जाएंगे कहेंगे कोई ना कोई परिवहन के साधन से, यहाँ से यहाँ तक गए तो इसमें किसी न किसी परिवहन के साधन की आवश्यकता है। किसी न किसी परिवहन के साधन की आवश्यकता पड़ेगी, और जब ये परिवहन के साधन की आवश्यकता पड़ेगी, परिवहन के साधन जो इसको पूछेंगे, ये परिवहन के साधन कौन से उसमें आएगा, ये तृतीयक क्षेत्र। यानी तृतीयक क्षेत्र के लिए अपन कह सकते हैं ये किसी चीज का उत्पादन नहीं करता है। ये क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं, ये किसी क्षेत्र का किसी चीज का उत्पादन नहीं करते हैं, उत्पादन में इनका कोई योगदान नहीं रहता, लेकिन उत्पादन को करने कि उस उत्पादन में कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में, अब जैसे यहाँ कपास है, गेहूं था, उसको भी फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए परिवहन साधन का इस्तेमाल किया, तो कपड़ा बन गया या आटा बन गया, तो उस कपड़े और आटे को दुकानों तक पहुंचाने में, लोगों तक पहुंचाने में भी परिवहन के साधन। तो ये सेवा संबंधित क्षेत्र है, ये वस्तुओं का उत्पादन ना करके ये सेवाओं का उत्पादन करते हैं, यानी सेवा संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र की जो गतिविधियां है वो सेवा संबंधी क्षेत्र में आती है, जो दोनों को सहयोग करती है, प्राथमिक क्षेत्र को भी और द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, हमने बताया था जो प्राथमिक क्षेत्र की जो प्राकृतिक चीज थी उससे कोई उत्पादन हुआ, ठीक है, जैसे गेहूं बना, ठीक है, गेहूं से इसमें आटा बना, द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में तो गेहूं बना,
तो द्वितीय क्षेत्र में क्या बना, आटा बना। तो आटे को हमने अपने घरों तक या बाजार तक या खुदरा मूल्य की दुकानों तक या थोक मूल्य की दुकानों तक जो पहुंचाने का जो कार्य किया वो सेवा संबंधी क्षेत्रों में आते हैं। इसमें अपन और भी कई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे परिवहन के संचार को ही प्रत्येक क्षेत्र में परिवहन के साधन ये तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं। इसके अलावा धोबी, नाई, मोची, ठीक है। इसके अलावा एक नया वर्ग और इसको बढ़ता जा रहा है जिसमें शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो गए हैं, जो कि किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ कहेगा अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन सेवाओं के बदले में वो पैसे प्राप्त कर रहे हैं या आर्थिक आमदनी कर रहे हैं। यहाँ पे कि जैसे कुछ और उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे गेहूं है, खेतों से गेहूं फसल कट गई तो खेतों में पड़ी नहीं रह सकती, ठीक है। तो उसको भंडारण के लिए जो गोदाम चाहिए होते हैं, शीतगृह होते हैं जो सब्जियों वगैरह को खराब होने से बचाते हैं, तो ये सब चीजें भी इसमें आएंगी। ये सब चीजें भी प्रत्येक क्षेत्र में या सेवा संबंधी क्षेत्र के अंतर्गत आती। इसके अलावा कि आजकल एक और चीज चल रही है जैसे संचार के साथ, आपने कॉल सेंटर पर टेलीफोन पर बात करते हुए देखा होगा, तो उसमें टेलीफोन पर बात करना, टेलीफोन पर किसी कंपनी के उत्पाद को बेचना, ये सब क्या है, ये सेवा संबंधी क्षेत्र है। इंश्योरेंस के क्षेत्र जैसे जीवन बीमा वगैरह, ये सब इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और नवीन रूप में अगर अपन बात करें तो इंटरनेट कहते हैं, ये भी आजकल इंटरनेट कैफे वगैरह, ये सब तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह, ये सब। तो हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन सारे तीनों क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ा। अब बच्चों इससे आगे की बात करते हैं। इन क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, आप किसी भी विकसित देश की एक अर्थव्यवस्था को उठा के देखो, कोई भी विकसित देश है, उस विकसित देश की एक अर्थव्यवस्था का अध्ययन, तो उसका अध्ययन करने पर अपने को ज्ञात होगा कि वहां पे जो प्राथमिक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं वो ही ज्यादा प्रफुल्लित थी। शुरू में, प्रारंभ में प्राथमिक क्षेत्र प्रारंभ में ज्यादा सफल, जो भी कृषि आधारित गतिविधियां थी, वो कृषि आधारित गतिविधियां वहां ज्यादा होती। धीरे धीरे कृषि प्रणाली विकसित होती गई और उत्पादन क्या हो गया कि उत्पादन में नई नई तकनीक, खेती में नई नई तकनीक आने लगी। तो नई नई तकनीक के कारण जो कृषि उत्पादन था, वो कृषि उत्पादन बढ़ने लगा। अगर कृषि उत्पादन बढ़ने लगा तो लोगों की इनकम भी अच्छी बढ़ने लगी, तो इसके साथ साथ लोगों ने, कृषि के साथ साथ लोगों ने अन्य गतिविधियां की, जैसे पशुपालन। कृषि के समानांतर साथ साथ चलने लगे, मधुमक्खी पालन,
या मुर्गी पालन जैसी गतिविधियां भी इसके साथ साथ समानता में चल रही थी, यानी लोग दूसरे कार्य भी करने लगे। अब इन कार्यों के साथ साथ एक दूसरा वर्ग भी इनको बढ़ के आने लगा, जैसे जो शिल्पी थे वो, या जो जिनके औजार बनाते थे, कृषि संबंधी जो औजार बनाते थे, कृषि कृषि औजारों का भी निर्माण करने वाले तो ऐसे लोग थे। इनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और इसके अतिरिक्त कुछ लोग, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनमें से जब इनकी इनकम बढ़ने लगी तो कुछ लोग ने ये कार्य छोड़कर कोई लोग प्रशासन के क्षेत्र में चलाए, कोई सैनिक क्षेत्र में चला गया, कोई सैनिक में भी। क्यों? क्योंकि कृषि क्षेत्र से इनकम अच्छी होने लगी तो उन्होंने अपना क्षेत्र चेंज करते गए और कोई सैनिक कार्य करने लगे। यानी जो फिर भी अगर अपन देखेंगे अन्य क्षेत्रों में जाने के बाद भी अधिकतर लोग प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में ज्यादा पाए जाते थे, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां ज्यादा विकसित होने लगी। लेकिन धीरे धीरे उत्पादन अच्छा होने लगा तो उस उत्पादन से विनिर्माण उद्योग, यानी प्राथमिक क्षेत्र में पहले अगर अपन बात करें प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र भारत का उदाहरण लेते हैं तो भारत की कम से कम 80% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर है। लेकिन कृषि उत्पादन ज्यादा होने लगे, अच्छा होने लगे तो उसको विनिर्माण के द्वारा अन्य उत्पाद को बदलने के लिए धीरे धीरे द्वितीय क्षेत्र अस्तित्व में, द्वितीय क्षेत्र का चलन बढ़ा। जिन लोगों के पास जमीनें थी या जिन लोगों के पास खेती के लायक जमीनें थी या वो कोई काम नहीं था तो वो लोग धीरे धीरे शहरों में इन उद्योगों में आने लगे और उद्योगों में अपना योगदान देना, यानी प्राथमिक क्षेत्र से चलाना किधर आने लगा, धीरे धीरे द्वितीय क्षेत्र की तरफ आने लगा और द्वितीय क्षेत्र प्रफुल्लित होने लगा। वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र की जो भी गतिविधियां थी उनसे जो भी उत्पादन होता था उस उत्पादन को हर काम में नहीं लिया जाता, उसके विनिर्माण उद्योग के द्वारा उसको उत्पादन में अन्य उत्पादन में परिवर्तन करना जरूरी हो गया। इसलिए यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र का प्रचलन बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे यहाँ पे तो ये जो परसेंटेज था ये धीरे धीरे कम होने लगा और द्वितीय क्षेत्र में ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होने, कारखाने अस्तित्व में आए जिनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, पहले खेतों में भी काम कर रहे थे तो खेतों में काम करने वाले लोग अब फैक्ट्रियों में काम करने लग गए और कारखानों पर सस्ती दरों में जो उत्पादन होने लगा तो वो उत्पादन रोजगार की दृष्टि से उत्पादन के कारण रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्र से बाद द्वितीय क्षेत्र धीरे धीरे महत्वपूर्ण होने लगा, ज्यादा काम होने लगा कि ज्यादा उत्पादन होने लगा तो अतिरिक्त समय में जैसे 8 घंटे में रहते हो अब 8 घंटे की जगह लोग ओवर टाइम के रूप में 12-12 घंटे काम करने लगे, अतिरिक्त समय में भी काम कर सकते और द्वितीय क्षेत्र का प्रचलन बढ़ा। लेकिन अगर अपन बात करें पिछले 100 वर्षों में, पिछले 100 वर्षों से जो तृतीय क्षेत्र था उसका महत्व धीरे धीरे बढ़ता है। लोग प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र से लोगों ने पैसा कमाया, आगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा वगैरह दिलाई, तो उसके कारण ये लोग प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की व्यवसाय छोड़कर तृतीय क्षेत्र के व्यवसाय की तरफ आकर्षित हो गए। कोई वकील बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई परिवहन के साधनों में आ गया, कोई इंटरनेट कैफे वगैरह किसी ने खोल लिया, कोई संचार के साधनों में आ गया।
यानी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, यानी धीरे धीरे तृतीय क्षेत्र का सेवा संबंधित क्षेत्र का प्रचलन बढ़ने लगा। शहरों में जब कारखाने बने तो शहर भी विकसित हुए, नगर विकसित हुए, तो नगरों में जो इन लोगों की कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे सैलून वगैरह स्थापित हो गए, बाल काटने के लिए, कपड़े धोने के लिए धोबी वगैरह आ गया अस्तित्व में आए, यानी तृतीय क्षेत्र यानी सेवा संबंधित क्षेत्र धीरे धीरे प्रचलन। अगर अपन आज भी बात करें तो आज भी भारत की 50% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में ही निवास कर रही है, या प्राथमिक क्षेत्र में ही कार्य कर रही है। लेकिन अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें या पैसे की दृष्टि से उत्पादन देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन आज भी तृतीय क्षेत्र में है। इन्होंने लोगों को रोजगार कम दे रखा है, तृतीय क्षेत्र ने लोगों को रोजगार कम दे रखा है, लेकिन पैसा यहाँ पे ज्यादा लोग कम आ रहे। और यहाँ पे इन्होंने रोजगार लोगों को ज्यादा दे रखा है, लेकिन वो एक सीमित रूप में, उनकी जो अर्निंग है वो एक सीमित रूप में ही सामने आ रहा है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है तृतीय क्षेत्र का महत्व, इसके बारे में भी बात करते हैं। कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था के अगर अपन बात करें, ऐसी नौकरी की खेती में भी बात करें, मेरा कहने का प्राथमिक क्षेत्र में भी बात करें, द्वितीय क्षेत्र में भी बात करें, तो इनमें भी उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। परंतु सबसे अधिक वृद्धि, अगर सबसे अधिक कंपैरिजन के रूप में बात करें तो सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हो रही है, वो तृतीय क्षेत्र में हो रही है। यानी उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि कौन से तृतीय क्षेत्र में हुई है। इसलिए भारत में प्राथमिक क्षेत्र को भी प्रतिस्थापित करते जो तृतीय क्षेत्र है सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में इस समय उभर कर सामने आया। टोटल अगर जीडीपी की बात करें अपन, इसमें सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो इस सकल घरेलू उत्पाद में भी सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा योगदान यहाँ पे तृतीय क्षेत्र का माना जाता है। हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ, लेकिन तृतीय क्षेत्र का ऐसी बात नहीं है। अगर आज भी रोजगार के क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र नहीं दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इनकम जिस क्षेत्र में हुई है वो तृतीय क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का स्थानांतरण नहीं हुआ, प्राथमिक क्षेत्र के रोजगार वही है, लेकिन वहां पे जैसे मैंने बताया कमी तो ये 80% से 50% पे आ गई, परंतु रोजगार आज भी वही ज्यादा है। लेकिन अगर इनकम की बात करें, अर्निंग की बात करें तो सबसे ज्यादा अर्निंग इसमें ही हो रही है। यानी कुल मिला के अगर अपन बात करें प्राथमिक क्षेत्र तो प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में योग 15% से भी कम। मैंने यहाँ पर बताया था रोजगार तो सबसे ज्यादा दे रहा है, 50% लोगों को रोजगार दे रहा है भारत में प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन जीडीपी में जो उसका योगदान है मुद्रा के रूप में तो वो 15% से भी कम है। और इसकी तुलना में अगर अपन बात करें
तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में 85% योगदान है। हम कह सकते हैं, इन आंकड़ों से हम कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का इस समय महत्व ज्यादा बढ़ रहा है। उत्पादन की दृष्टि से या रोजगार की दृष्टि से बात करें तो आज भी सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में ही है। यानी उत्पादन में ये धीरे धीरे तृतीय क्षेत्र का जो महत्व बढ़ रहा है, उसी बढ़ते महत्व के कारण आज इस तरफ लोगों का, तृतीय क्षेत्र के कार्यों की तरफ लोगों का ज्यादा ध्यान आकर्षित हो रहा है और वो ज्यादा इसी क्षेत्र में कार्य करने में संलग्न है। आज की क्लास से संबंधित कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हो तो आप हमसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। सबके लिए धन्यवाद।